नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज की इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपकी जो कृतिका जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की, उसका अध्याय नंबर 5 करने वाले हैं, जिसका नाम है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो देखिए यहाँ पर इसके जो लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह हैं और ये जो लेखक है इन्होंने इस अध्याय के अंदर अपना एक संस्मरण जो है वो लिखा है, जिसके अंदर वो हरिवंश राय बच्चन जो है उनके बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं और कुछ अपना जो अनुभव है अपने जीवन का जो संघर्ष रहा उनके जीवन का उसके बारे में भी कुछ यहाँ पर बातचीत की गई है। तो चलिए देखते हैं। शीर्षक है पाठ का कि किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। ये शीर्षक है कि किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। तो चलिए यहाँ से हम अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं कि एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला मुझसे कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में और कुछ 5-7 रुपये मेरे पास थे, उसी को लेकर दिल्ली के लिए पहली ही बस जो मुझे मिलती थी चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। तय कर लिया कि हाँ, अब मुझे जो भी काम करना है करना शुरू कर देना चाहिए। दिल में दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम पेंटिंग है, इसी की शिक्षा अब मुझे लेनी है फौरन। वकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था, वकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था। दिल्ली में कहाँ है यह पता नहीं था। खैर किस्सा मुख्तसर कि मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक़ देखकर मुझे बिना फीस के भर्ती कर लिया गया। यहाँ पर बिना फीस आएगा, बिना फीस के भर्ती कर लिया गया। मैंने 2-3 जगहों के बाद करोल बाग में लंबे सड़क एक कमरा लिया और रोज़ाना वहाँ से कनॉट प्लेस को सुबह की क्लास में पहुँचने लगा। उसके बाद शमशेर की एक कलाकृति है इस तरीके की। रास्ते में कभी कभी चलते चलते ड्राइंग भी बनाता और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता। इसका जरा भी ख्याल या वहमोनुमान गुमान न था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होंगी। बस मन की मौज या तरंग का कोई टीस सी थी। चुनाचे अंग्रेजी में जैसे भी कुछ और उर्दू में गज़ल के शेर लिखता और हर चीज़ और हर चेहरे को बगौर देखता कि उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूँ या पा सकता हूँ या पा सकूँगा। आंखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज का हर चीज़ और चेहरे का दृश्य या स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम न होता था। बस आंखों की ही मजबूरी थी। कभी कभी तेज बहादुर मेरा भाई था, कुछ रुपए भेज देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके कुछ सहारा कर लेता था। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे। महाराष्ट्री बेकार थे, 30-40 के बीच में। वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी कभी जिक्र करते। इलाहाबाद माई वीकनेस। अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्विग्न रहता। यद्यपि अपने को दृश्यों और चित्रों में खो देने की मुझ में शक्ति थी, मगर अंदर से दुखी था। पत्नी का देहांत टीबी से हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला, और बस घूमता घूमता कविताएं घसीटता या स्केच और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। पता नहीं वे कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रचारी वसीला खोज रहे थे। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए। क्लास खत्म हो चुकी थी, मैं जा चुका था। वे एक नोट छोड़ गए मेरे लिए। मुझे नहीं याद था कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत मुख्तसर सा और अच्छा नोट था। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया। मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब न देना, चाहे सैकड़ों जवाबबाज पत्रों के मन ही मन लिख कर हवा में सांस के साथ बिखेरता रहूं कई दिनों तक। तो मेरे इस मौन की उपलब्धि, मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी। अंग्रेजी में अफसोस, एक सोनेट।
वह भी अतुकांत मुक्त छंदस में उफ। मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया भेज दिया। कई महीने निकल गए और घटना चक्र से मैं देहरादून आ गया। अपनी ससुराल की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सीखने लगा और अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत में लिखे नुस्खों को पढ़ सकने की हो गई। उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा चरण जी उकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी। मेरे सौभाग्य से ये मेरे देहरादून लौटने का बहाना था। वह बंद हो गई तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में, जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, किसी से उसे गर्ज नहीं। अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। अब मैं कहाँ हूँ? मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से किसी को दिलचस्पी नहीं थी और मैं मुंह खोलकर कुछ भी नहीं कह सकता था किसी से। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज, उनके सामने मुंह न खोलना शायद मेरी घुंटी में पड़ा था। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतिकता का मैं अभ्यासी हो तो गया था, मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था और परिस्थिति के साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहा था। कर्तव्य जहाँ तक हो सकता था। ऐसे में न जाने क्यों एक दिन यूं ही वही सोनेट मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया। बच्चन गर्मियों की छुट्टियों में देहरादून आए। ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे। इत्तेफाक देखिए कि यहीं ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी मित्र रह चुके थे देहरादून में ही। तो ब्रजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले। एक दिन मेहमान भी रहे। वह मेहमान की शुरू की धूम का जमाना था। वह बच्चन की शुरू की धूम का जमाना था। प्रबल झंझावात साथी देहरादून के उसी साल की यादगार है। किस जोर की आंधी आई थी, उफ! कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे पड़े थे सड़कों पर। टीन की छतें उड़ गई थीं और बच्चन उसी आंधी बारिश में एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे। हम सब का सौभाग्य। आज मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था, वह इससे भी कहीं प्रबल था। पत्नी वियोग हाल ही में हुआ था, और कैसी पत्नी का वियोग, जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी, आत्मा से अर्धांगनी। निम्न मध्य वर्ग के सन 30 के भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ न रही होगी। एक निश्चल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं, बात का धनी, वाणी का धनी, हृदय मक्खन, संकल्प फौलाद, ऐसे व्यक्ति का साथी। एक और बरखा की याद आ गई। इस देहरादून की सी नहीं, मगर भरी बरसात की झमाझम बरखा इलाहाबाद की। गाड़ी पर पहुंचना था रात का वक्त। मेजबान इसरार कर रहे हैं, भाई इस वक्त कुली ने तांगा कैसे जाओगे, सुबह तक रुक जाओ, मगर नहीं। बच्चन ने बिस्तर कंधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। जहाँ पहुँचना था वक्त पर पहुँचे। इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींच कर ला सकते थे। कोई इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं समय नहीं, और उस पर मैं बच्चन को तब जानता भी कितना था बराए नाम। मगर इस परिचय के जितने भी क्षण थे बिल्कुल सटीक थे वो मात्र क्षण ही। आजकल की तरह ही मैं बहुत कम कहीं आता जाता और किसी से मिलता जुलता था। मुझे इसकी कभी कोई ज़रूरत सी न महसूस हुई। शायद मुझे वहम था, जो वहम ही था कि मेरी निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है। और क्यों हो, खैर ये 1936-37 के साल थे। जी हाँ। तो बच्चन ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद और एमए करो इत्यादि। और हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर मुझसे कह रहे थे कि तुम इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा। मगर मैं तो देख चुका था कि फेफड़ों के मरीज के लिए, गरीब गुरबा के लिए वह क्या नुस्खा लिखते थे। कैल्शियस लैक्टेस 3 टाइम अ डे। कैल्शियस लैक्टेट उन दिनों 2 आने में 1 आउंस आता था। मैं अपने दिल में बेफिक्र था। इलाहाबाद आया तो बच्चन ने क्या किया। बच्चन के पिता मेरे लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हुए। उन्होंने उर्दू फारसी की सूफी नज़मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दिया था। वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ रहा और एक अर्थ में अब भी।
और बच्चन ने एमए प्रीवियस और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया और कहा, देखो जब भी तुम इस काबिल हो जाओ यानी तुम्हारी नौकरी लग जाए तब वापस कर देना, चिंता मत करो। न इस काबिल हुआ और न मैंने चिंता की। बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाऊं। उनके स्वयं अंग्रेजी में फाइनल कर लेने, 10 साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी में डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं ताकि कहीं पैर जमा कर खड़ा हो सकूं। सो कहाँ होना था। कहीं न कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई थी कि नौकरी नहीं करनी। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया। मेरा ख्याल है और अब मैं साफ साफ देखता हूँ और कह देता हूँ, यह बस घोचूपने की हद थी और पलायन। हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री मिल गई थी और पंत जी की सहज कृपा से मैं कभी नहीं भूलूंगा इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम। अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी तो वह एक यही कि अब मुझे कविता, हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है, जिससे कि मेरा रब्त बिल्कुल छूट चुका था। भाषा और उसका शिल्प लगभग अजनबी से हो चले थे। आखिरकार हिंदी फर्स्ट फॉर्म तो मेरी कभी रही नहीं थी और घर में खालिस उर्दू के ही वातावरण में पला था। बीए में भी उर्दू ही एक विषय लिया था। गजल मेरी भावुकता और आंतरिक भावों का अपने तौर पर भली बुरी एक मौन साथी थी। जैसा भी कुछ थी अपनी थी, शायद विषांतर हो रहा था। मगर बच्चन मेरे जिस साहित्यिक मोड़ मेरे हिंदी के पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने, मैं उसको यहाँ कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक बार पहले भी सन 1933 में प्रीवियस का इम्तिहान दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था, मगर तब तक कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थी और बच्चन ने अभ्युदय में प्रकाशित मेरे एक सोनेट को पसंद किया और कहा था कि वास्तव में यह खाली सोनेट है, यद्यपि मुझे उनसे मतभेद है। बहरहाल तो सन 1937 में भाषा यानी हिंदी मुझसे छूट सी चुकी थी। अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र और सदैव एकांततः अपने लिए या तो अंग्रेजी था या उर्दू गजल। हाँ, आज एक बात के लिए मैं अपने पछाई सीधे सादे जाट परिवार और अपने बचपन के युग को धन्यवाद देता हूँ कि किसी भाषा को लेकर कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी न हो सकी जो मेरे हृदय या मस्तिष्क को घेर लेती। अफसोस इतना ही है कि मैं जमकर कोई साधना भाषा या शिल्प की नहीं कर सका। हिंदी ने क्यों मुझे उस समय अपनी ओर खींचा, इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे। उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद के हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन और हिंदी आज भी अपनी ओर खींचती है, बावजूद कम से कम मुझ जैसों को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण के। बच्चन इस वातावरण को आज मर्दानावार झेल ही नहीं रहे थे। अपनी कविता में उच्च घोष से बार बार बता भी रहे हैं कि यह वातावरण किसी भी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचित मनस्थिति का द्योतक होता है। मगर सन 1937 में मेरा हाल यह था कि जैसे मैं फिर से तैरना सीख रहा हूँ। 3 सालों में बहुत कुछ भुला चुकने के बाद मेरी अंत संचेतना का यही स्वर था कि बच्चन शायद मुझे इसलिए इलाहाबाद लाए हैं। वह मैदान में उतर चुके हैं, बस जरा आर्थिक रूप से निश्चित हो जाने की देर है। बहुत से बहुत 1 साल और मुझे भी मैदान में उतरना है अपने तौर पर। मुझे भी कमर कस लेनी है। यही भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था और मुख्य और कोई भाव नहीं। मुझे याद है कि बच्चन ने एक नए स्टेंजा का प्रकार मुझे बताया था। 14 पंक्तियां, सोनेट नहीं, और तुकों का प्रभावकारी विन्यास, बीच बीच की अनेक पंक्तियां अतुंकांत। मुझे बहुत आकर्षक लगा वह प्रकार। मैंने तबीयत पर जोर डालकर उस प्रकार की एक रचना की थी। बच्चन को नहीं मालूम किसी को भी नहीं, क्योंकि कभी छपी नहीं। बच्चन के लिए वह कविता का एक बंद था, मेरे लिए वह एक बंद पूरी कविता हो गई। अगर मैंने
जो लिखा वह वस्तुतः सोनेट से अलग रूप नहीं ले सका। बच्चन ने तब तक उस अपने नवीन फॉर्म में कोई कविता नहीं रची थी। खैर, बच्चन के निशा निमंत्रण की यानी शाम निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने भी मुझे आकृष्ट किया। मैंने कुछ कविताएं उस प्रकार से लिखने की कोशिश की, मगर मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ा। 9 पंक्तियां, 3 स्टैंजा, प्राय सभी कवि उस छंद में लिख रहे थे, मुझसे नहीं चला। अगरचे कुछ पंक्तियां इस अभ्यास में शायद बुरी नहीं उतरी। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति मेरी एक कविता, जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी है, रूपाब काल में किए हुए, मेरे पास आज भी अप्रकाशित सुरक्षित हैं। उसका भी बच्चन को पता नहीं। मैं अपने कोर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, इससे बचपन को क्षोभ था। अतः मेरे मन में भी एक स्थायी संकोच। खैर, 2 साल पूरी करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं ही दिया। बच्चन के साथ एक कवि सम्मेलन में भी मैं उसी साल गया था, शायद गोरखपुर। मैंने देखा कि कविता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक नहीं गया। सरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया। कुछ निबंध भी मैंने लिखे। रूपाब ऑफिस में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर मैं बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चला गया। निश्चय ही हिंदी के साहित्यिक प्रांगण में बच्चन मुझे घसीट लाए थे। आज मैं स्पष्ट देखता हूँ कि मेरे जीवन के इस भरपूर और कैसे आकस्मिक मोड़ के पीछे बच्चन की वह मौन सजग प्रतिभा रही है, जो दूसरों को नया जीवन देने की नैसर्गिक क्षमता रखती है। बच्चन से मैं हमेशा ही प्राय दूर रहता आया हूँ। यद्यपि दूर और नज़दीकी की मेरी अपनी परिभाषा है, और जिनके मैं अक्सर बहुत नज़दीक रहता आया, क्या उनसे बहुत दूर नहीं रहा। बहुत सी अनुपस्थित चीज़ें मेरे लिए उपस्थित ही के समान हैं और उपस्थित अनुपस्थित के, और मैं बहुत नज़दीक आने, बहुत मिलने जुलने, चिट्ठी पत्री आदि में विश्वास नहीं करता। बच्चन इसलिए मेरी काफ़ी करीब रहे हैं, मगर बेसिकली उसी तरह जैसे कवि अपनी रचना के माध्यम से अपने करीब रहता है, अपने साथ रहता है, जिससे हम कभी नहीं मिलते या मिल सकते। युगों का व्यवधान होने के कारण ये युग एक ही जगह प्रस्तुत भी हो सकते हैं, अतः मिलने या न मिलने का कोई अर्थ नहीं बैठता। इसी तरह बच्चन अपने व्यक्तित्व में, जिसे कुल मिलाकर मैं उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता से भी बड़ा आंकता हूँ, बहुतों की तरह मेरे भी नज़दीक है, और यह एक बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक ही बात है। इसका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह मुझे अपनी जगह पर मुक्त भी रखता है। मेरा अनुमान है कि और भी सैकड़ों व्यक्तियों का ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। अनुमान ही क्यों, मुझको मालूम है कि हुआ है। मैं अपने इस अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानता। वस्तुतः ऐसा कुछ विशिष्ट और विशेष दुनिया में नहीं हुआ करता। बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं, और वह हमेशा ही ऐसे होते हैं। असाधारण कहकर मैं प्राय उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, मगर यह साधारण और सहज प्राय दुष्प्राप्य भी है, और बात अजब है मगर सच है। तो देखिए कितना इनका अद्भुत जो है संस्मरण था। और अब हम इसके प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं, इसके प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। तो प्रश्नोत्तर के लिए आपके सामने एक बहुत ही अच्छी सी PDF है। देखिए, हम इसके प्रश्न अभ्यास जो है वो यहाँ से देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वह ऐसी कौन सी बात रही होगी जिसने लेखक को दिल्ली जाने के लिए बाध्य कर दिया। तो आपने देखा था अध्याय के अंदर कि कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे किसी के द्वारा कही गई कटु बातों को सहन नहीं कर पाते, और उस बात का परिणाम भविष्य में अच्छा होगा या बुरा, इसे समझे बिना उस पर कोई तात्कालिक कदम उठा लेते हैं। लेखक भी किसी के द्वारा समय असमय कही गई बातों को सहन नहीं कर पाया होगा, और उसकी बातें लेखक के मन को गहराई तक बेध गई होंगी, और उसी कटु बात से व्यथित हो वह दिल्ली जाने के लिए बाध्य हो गया। अगला प्रश्न देखिए, लेखक को अंग्रेजी में कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। देखिए, लेखक के घर में शुद्ध उर्दू का वातावरण था। उसने BA में भी एक विषय के रूप में उर्दू की पढ़ाई की थी। उसे अंग्रेजी की कविताओं की रचना का अच्छा ज्ञान नहीं था, लेकिन
लेखक द्वारा लिखा गया एक सोनेट अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ जिसे बच्चन जी ने खालिस सोनेट बताया। अंग्रेजी भाषा के अनुरूप अच्छी कविता न लिख पाने के कारण लेखक को अंग्रेजी में लिखने का अफसोस रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए, अपनी कल्पना से लिखिए कि बच्चन ने लेखक के लिए नोट में क्या लिखा होगा। तो हम उत्तर देंगे कि दिल्ली के उकील आर्ट स्कूल में बच्चन जी लेखक के लिए बहुत अच्छा सा नोट छोड़कर चले गए थे। लेखक ने जब नोट को पढ़ा तो उसने बच्चन जी के प्रति कृतज्ञता महसूस की। इसे ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि बच्चन जी ने नोट में लिखा होगा कि लेखन में सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम इलाहाबाद आ जाओ, हम सब तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। जीवन पथ पर संघर्ष करने वाले ही सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में कभी निराश मत होना और बहादुरी से मुश्किलों का सामना करना। जो परिश्रम और संघर्ष करते हैं सफलता उनके कदम चूमती है। अगला प्रश्न देखिए, लेखक ने बच्चन के व्यक्तित्व के किन किन रूपों को उभारा है। तो उत्तर देखिए, लेखक ने बच्चन जी के व्यक्तित्व को उभारते हुए अनेक रूपों में उनकी प्रशंसा की है। बच्चन जी ने लेखक को कई अवसरों पर प्रोत्साहित किया, उन्हें इलाहाबाद बुलवाया, एमए करने के लिए उनका नाम विश्वविद्यालय में लिखवाया, हिंदी में लेखन के लिए प्रेरित किया। इन अनुभवों के आधार पर लेखक ने बच्चन जी के मिलनसार, सहृदय, उत्साहवर्धन करने वाले, मार्गदर्शक, कवि, बात और वाणी के धनी, फौलादी संकल्प वाले रूपों के अलावा आदर्शवादी, उत्साही, भावुक और विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने वाले रूपों में उभारा है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चन के अतिरिक्त लेखक को अन्य किन लोगों का तथा किस तरह का सहयोग मिला। तो देखिए, लेखक को बच्चन जी के अलावा निम्नलिखित लोगों का सहारा मिला। जैसे पहला, लेखक को उनके बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा का सहयोग मिला जो एमए कर चुके थे। लेखक को देहरादून के केमिस्ट की दुकान पर कंपाउंडरी सिखाने में उनके ससुराल वालों ने मदद की। लेखक जब करोल बाग में किराए के मकान में रह रहा था तब उनके भाई उनकी आर्थिक सहायता यानी आर्थिक मदद करते थे। उसे इलाहाबाद के पंत निराला जैसे प्रसिद्ध साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त हुआ जिन्होंने हिंदी में उसके लेखन का मार्ग प्रशस्त किया। लेखक को सबसे अधिक सहयोग हरिवंश राय बच्चन से मिला जिन्होंने इलाहाबाद बुलाकर लेखक को एमए करने के लिए प्रेरित किया और एक अभिभावक की तरह एमए करने का पूरा खर्च उठाया। बच्चन जी ने बोर्डिंग में फ्री सीट दिलवाने से लेकर उसद यानी पन्नाव के लेखन और प्रकाशन में कदम कदम पर सहयोग दिया। अगला प्रश्न देखिए, लेखक के हिंदी लेखन में कदम रखने का क्रमानुसार वर्णन कीजिए। तो देखिए, हम इसका वर्णन करेंगे क्रमवार कि हरिवंश राय बच्चन जी के बुलावे पर लेखक इलाहाबाद आ गया। यहीं उसने हिंदी कविता लिखने का गंभीरता से मन बनाया। इसी समय उसकी कुछ कविताएं सरस्वती और चांद पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थीं। उसने बच्चन जी की निशा निमंत्रण के रूप प्रकार पर भी लिखने का प्रयास किया पर ऐसा लिखना उसे कठिन जान पड़ा। उसकी एक कविता को पंत जी ने संशोधित किया। सरस्वती पत्रिका में छपी एक कविता ने निराला का ध्यान खींचा। इसके बाद लेखक ने हिंदी लेखन में नियमित रूप से कदम बढ़ा दिया। अगला प्रश्न देखिए, लेखक ने अपने जीवन में जिन कठिनाइयों को झेला है उनके बारे में लिखिए। तो देखिए, पाठ को पढ़ने से पता चलता है कि लेखक को अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक किसी के द्वारा कटु और व्यंग्योक्ति सुनकर जिस स्थिति में था उसी स्थिति में दिल्ली जाने को तैयार हो गया। उस समय उसकी जेब में 5-7 रुपये थे। वह दिल्ली के उकील आर्ट स्कूल में प्रवेश लेना चाहता था जो आसान नहीं था। फिर भी उसने करोल बाग में किराए के कमरे में रहकर पेंटिंग सीखी। इस अवधि में वह भाई के भेजे कुछ पैसे के साथ साथ साइन बोर्ड आदि की पेंटिंग करके कुछ कमाता रहा। उसकी पत्नी की मृत्यु टीबी से हो गई थी। वह दुखी मन से दिल्ली की सड़कों पर भटकता रहा। कुछ समय बाद उसने देहरादून में कंपाउंडरी सीखी। यहीं बच्चन जी के साथ उसकी मुलाकात हुई। वह बच्चन जी के साथ इलाहाबाद गया। लेखक ने इलाहाबाद में एमए में एडमिशन लिया और फिर बच्चन जी द्वारा भरी गई जो फीस है वो बच्चन के द्वारा भरी गई। बोर्डिंग में फ्री सीट, उनकी रचनाओं का प्रकाशन न हो पाना आदि ऐसी कठिनाइयाँ थी जिन्हें
उसने अपने जीवन में झेला था। तो ये आपका पाठ था और इसी के साथ आपकी जो कृतिका की जो पाठ्य पुस्तक है वो खत्म होती है। धन्यवाद।